So again, good afternoon, everyone. Today we are starting new chapter of physics, magnetic effects of current. First lecture है आज हमारा. Magnetic effects of current के बारे में अगर आपको बताएं, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टेंथ का. ये टॉपिक न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, ये थ्योरेटिकल बेस्ड टॉपिक है. मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आज इस चैप्टर से काफी थ्योरीज आएंगी, ठीक है. तो ये काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर है. इलेक्ट्रिसिटी बहुत हद तक न्यूमेरिकल्स का है, तो ये बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग का है. इसका रेलेवेंस में अगर आपको कहूं तो ये टॉपिक से कुल मिला के 2 साल बाद 12th में 4 चैप्टर है, 5 चैप्टर्स बनते हैं. ओवरऑल देखो तो 5 चैप्टर्स बनते हैं कुल मिला के, इसी एक चैप्टर को ब्रेक करके. हमें 10th में क्या होता है, सब चीजें जो 12th में पढ़नी होती है सबका बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना होता है. न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड हमको सिर्फ 12th में करना होता है. इसीलिए चैप्टर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, क्योंकि चलो फ्यूचर का ठीक है, पर बोर्ड्स में क्या फायदा होगा. तो बोर्ड्स में भी हमें इससे काफी फायदे होते हैं. बोर्ड्स में ये कम से कम 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आ जाता है, ठीक है. और बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं ऐसे जो हमेशा हमको बन ही जाएंगे आपसे. लेट्स कंटिन्यू विद टॉपिक. तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, लेक्चर 1. टुडेज डेट इज 15th of June. और हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम लोग बेसिक मैग्नेट समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के पहले हमें कुछ 10th की यादें भी, 8th की यादें भी ताजा करने की जरूरत है. तो पहला टॉपिक आता है मैग्नेट, ठीक है. मैग्नेट वर्ड के साथ दिमाग में सबसे पहली चीज आपके क्या क्लिक करती है? एवरीवन टेल मी. मैग्नेट वर्ड सुन के सबसे पहले दिमाग में क्या क्लिक करता है? डोंट टेल मी डेफिनेशन. What clicks to your mind with hearing the name word magnet? अमन ने कहा है अट्रैक्शन. अमन ठीक है. और कुछ? मिस्टी ने कहा है अट्रैक्शन रिपल्शन. अखिलेश ने कहा अट्रैक्शन. यश ने कहा अट्रैक्शन. ओम ने कहा मैजिक. और कुछ? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कुछ ऐसे सोचता. आज तक हमारे लिए मैग्नेट क्या रहा है? आज तक अट्रैक्शन, मोस्टली सेइंग अट्रैक्शन. आज तक हमने जो महसूस किया वो यही किया कि आयरन को ये अट्रैक्ट कर लेता है. बोलिए, मानते हो क्या आप लोग? क्या ऐसा मानते हो क्या कि मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है, लोहे को अट्रैक्ट कर लेता है? दिस इज अ बेसिक थिंग दैट वी नो अबाउट मैग्नेट. ये हम पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन ये हमारे दिमाग में ही आता है. मैं इसी को थोड़ा इलेबोरेट करके आपको बताना चाहता हूं. मैग्नेट होता क्या है? तो मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट which attracts pieces of ferromagnetic materials like iron, steel, cobalt, nickel. आयरन सिर्फ, मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करता है. ये एक सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स अगर मैं बोलूं, मैं फेरोमैग्नेटिक सिर्फ लिखता हूं. फेरोमैग्नेटिक्स का मतलब क्या होता है इतना लिखने की जरूरत नहीं है. फेरोमैग्नेटिक्स का मतलब बेसिकली जो होता है, ऐसे में अगर मैं बोलूं फेरोमैग्नेटिक्स का मतलब क्या होता है, तो फेरोमैग्नेटिक बेसिकली होता है ऐसा मटेरियल जो एक मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है. जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील. ठीक है. हमारा एक कंफ्यूजन था कि मैग्नेट सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट करता है. नहीं, मैग्नेट एक सर्टेन ग्रुप ऑफ मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. एग्जांपल्स क्या है उसके? आयरन, कोबाल्ट, निकल, सिर्फ. बोर्ड्स एग्जाम में फेरोमैग्नेटिक नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ आप लिख सकते हो अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच कैन अट्रैक्ट मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल. स्टील भी होगा, सिका स्टील भी होगा. क्लियर है? अब एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, जो अपूर्वा ने जवाब भी दिया है जिसका, कि आखिर यही बॉडीज क्यों, आखिर इन्हीं बॉडीज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है?
इसमें क्या ऐसा नया है, क्या इसमें अलग चीज है जिसके वजह से ये अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ? थोड़ा समझते हैं, एडिशनल कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन एक बॉडी के अंदर की पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाएगी। समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस, एक लाइन, फर्स्ट लाइन में मैग्नेटिक डबल बार क्या है? मैग्नेटिक डबल बार, अखिलेश में समझा नहीं। फर्स्ट लाइन में मैग्नेटिक नहीं, फेरो मैग्नेटिक नहीं, सॉरी, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, सही बोल रहा हूँ, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल मैं लिखने का टाइम दूंगा आप लोगों को, अखिलेश, डोंट वरी। इलेक्ट्रिक में तो वाटर को भी अट्रैक्ट करता है। साहिल, हम इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं। रुक जाओ साहिल थोड़ा सा, मैं एक पॉइंट समझा देता हूँ। मैं एक मटेरियल के नेचर को समझाने की कोशिश करता हूँ। हर एक मटेरियल जो होता है वो एटम से बना होता है, और एटम्स में क्या होता है? एटम्स में होता है हमारे पास बीच में न्यूक्लियस, और उसके अराउंड रिवॉल्व करता है हमारा इलेक्ट्रॉन। उसके अराउंड हमारा रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से इस मटेरियल में क्या होता है कि एक, मान सकते हो क्या कि चार्ज मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब क्या है? रिया, रिया एक सेकंड, मैं आपके सारे सवालों के जवाब पूरा समझाने के बाद दूंगा एंड में, ठीक है? यू जस्ट फर्स्टली अंडरस्टैंड हाउ अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है? लेट्स नॉट जंप टू द कंक्लूजन विदाउट नोइंग बेसिक्स। अब मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, एटम क्या होता है? एटम के अंदर क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, तो मूव करता है उसके अराउंड, तो चार्ज अगर मूव करता है तो क्या उसको करंट नहीं कह सकते हैं क्या? क्या फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग एक तरीके का करंट भी नहीं कह सकते हैं क्या? तो यहां भी अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक तरीके से करंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है? इस करंट की वजह से एक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, मैग्नेटिक मोमेंट। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हर एक मैग्नेटिक मोमेंट यानी कह सकते हो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, ठीक है? एक करंट के फ्लो की वजह से नॉर्थ साउथ पोल्स क्रिएट होते हैं। क्लियर है? जो हम आगे हमारे पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है चीज। तो मान लो करंट के फ्लो की वजह से क्या क्रिएट हो गया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट हो गया। अब हर एक एटम में क्रिएट होगा ये तो। अब हर एक एटम में जब क्रिएट होगा तो क्या होगा? कई सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स क्रिएट होंगे। यानी हमारी बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम भी एटम से बने हैं। हमारे अंदर भी जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन हम क्यों नहीं मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं? अब समझते हैं। क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लेते हैं एक सिंपल सा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस देखना हूं। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हमने देखा कई सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स क्रिएट हुए हैं, कई सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स क्रिएट हुए हैं। क्या ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स रैंडम नहीं है क्या? इस तरह का अगर मैग्नेटिक मोमेंट जो एक एक एटम से प्रोड्यूस हुआ है, अगर वो रैंडम डायरेक्शन में होगा, रैंडम डायरेक्शन में होगा, तो ये बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? नॉन मैग्नेटिक, या इसको डाई मैग्नेटिक कहते हैं। आपको ये बस बेसिक समझने के लिए कहना हो कि एक बॉडी के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती कहां से है। हमारी बॉडी में भी क्या होता है? हमारी बॉडी में भी मैग्नेटिक डाइपोल्स, मैग्नेटिक मोमेंट्स ऐसे ही अरेंज्ड है। तो नेट अगर मैं बोलूं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में कितना होगा, अगर मैं बोलूं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, वो जीरो होगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में होगा क्या? नेट मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू जीरो। इसीलिए कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। मैं लिखने के लिए बताऊंगा अर्नव, लास्ट में बोलेंगे। तो क्या समझ में आया कि आपके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है? जैसे आपके पास चार्ज होता है वैसे ही आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन ओवरऑल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? जीरो। क्या क्लियर है क्या? इस तरह के मटेरियल को डाई मैग्नेटिक कह सकते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल्स दूसरे तरह के भी होते हैं।
जैसे कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन होता है। इस तरह के मैग्नेटिक मोमेंट में क्या जीरो होगा? क्या क्या इस तरह के मैग्नेटिक मोमेंट में मेरा मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा क्या? बोलिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके जितने सवाल हैं मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। क्लियर है? क्या इसमें हम कह सकते हैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो? नहीं। तो यहां पे हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट मोमेंट नेट मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। यही खेल है, यही खेल है फेरोमैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक का। इस मटेरियल को हम लोग कह देते हैं, इस मटेरियल को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। अब इसको किसी और मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है सबको? क्या समझ में आया कि ये फेरोमैग्नेटिक में क्या यूनिक प्रॉपर्टी है? श्रेया आप बताओ कि ये वेक्टर है और सब एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है, तो क्या इसका सम जीरो हो सकता है क्या श्रेया? श्रेया आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये जीरो होगा? क्या नहीं होगा ना? दोनों में फर्क देखो क्या है। एक में मैग्नेटिक मोमेंट अरेंज्ड है, दूसरे में अरेंज नहीं है। शिखर बिल्कुल सही बात। शिखर आपने यही कहा ना कि सर यानी फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट अरेंज होता है। बिल्कुल। मैं बस देखो, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, याद रखना, ये सिलेबस नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि अगर हमको पूरा टॉपिक में स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है तो हमें बेसिक समझना पड़ेगा। ये आखिर मैग्नेटिक वर्ड है क्या? तो ये हर मैटर की एक प्रॉपर्टी है, हर मैटर में ये होता है। ठीक है। एक सवाल शिखर ने पूछा है। शिखर, आपने बहुत बेसिक बात पूछी है कि सर मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से होता है। याद रखना, इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे एक करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ये फ्लो हो रहा है ये भी एक तरीके का करंट का ही फ्लो है। मानते हो क्या? यही बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। अपूर्वा, इज इट क्लियर? डोमेन जो आपने अपूर्वा बोला था, डोमेन आपने एक वर्ड यूज किया था, इसी के एक छोटे सेक्शन को डोमेन कहते हैं। अपूर्वा, अपूर्वा इसी के एक छोटे सेक्शन को डोमेन कहते हैं। मैं डोमेन वर्ड डाल करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने डोमेन यूज नहीं किया। मैं आपके कुछ और क्वेश्चन पहले आए थे, मैं एक बार उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। कुछ सवाल पूछा था रिया ने। रिया, एक सेकंड रिया, एक सवाल पूछा था कि सर विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स आयनिकल स्टेट। रिया, इसके बारे में, एक मैग्नेट के स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है। साहिल से बोला था सर इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वाटर को भी अट्रैक्ट करता है। वाटर को कैसे अट्रैक्ट करता है साहिल? आई डोंट नो। अर्नव, डायग्राम को नोट करना। अर्नव, हम लोग समझते हैं ना, हम लोग थोड़ा एडिशनल जानेंगे तभी सीख पाएंगे। ठीक है, इतना दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मैं ये लिख देता हूँ नॉट फॉर सीबीएसई। मैं लिख देता हूँ नॉट फॉर सीबीएसई, नॉट फॉर सीबीएसई। ये वाला पार्ट सीबीएसई के लिए नहीं है, और ये हमारे एनटीएससी में बहुत बड़ा की रोल प्ले कर सकता है। अंकित ने एक सवाल पूछा, इसका जवाब बाकी लोग दें। अंकित इज सेइंग कि सर हमारी बॉडी तो सेल से बनी है। देखो, हमारी बॉडी सेल से बनी है, ठीक है, बट वी अज्यूम इन फिजिक्स के सेल्स भी एटम से बने हैं। ठीक है। अमन ने पूछा सर ऑल लिविंग नेट मोमेंट होता है मैग्नेटिक पावर। एक अमन अमन सीधी सवाल है, सीधा सी बात है अमन। हमारा हमारा बॉडी एक तरीके का डाई मैग्नेटिक है। डाई मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट्स तो है बट रैंडमली अरेंज्ड है, और नेट मोमेंट हमारा क्या हो जाता है? जीरो। इज इट क्लियर? यूनिवर्स में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कम है। शिखर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कम नहीं है, आयरन बहुत बड़ा क्वांटिटी है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, और हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। क्या ये सबको मैग्नेट क्लियर है? क्या याद रहेगा? पहले तो मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट वो मटेरियल होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल्स को ही अट्रैक्ट करता है। उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है? आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, ऐसे एग्जांपल्स। क्लियर है?
इन्हीं को अट्रैक्ट करता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये फेरोमैग्नेटिक क्यों, इसको इसमें क्या अलग चीज है कि अट्रैक्ट होता है। ठीक है, शिखर ने पूछा सर इंडिविजुअल देखा जाए, देखो अमाउंट कम नहीं है, डाई फेरोमैग्नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सफिशिएंट मटेरियल्स में है। ठीक है सर, और डाई मैग्नेट रैंडमली अरेंज रहेंगे, कोई नहीं मिस्टी कोई एक्सेप्शन नहीं है, रैंडमली अरेंज है मिस्टी, इसीलिए इसको डाई मैग्नेटिक कहते हैं। और इन्हीं एक्सेप्शंस के लिए एक तरह का और मटेरियल आता है बीच में, पैरामैग्नेटिक, जिसके बारे में ऑब्वियसली हम बात नहीं करेंगे, उतना उतना कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आई होप सबको ये मैग्नेट वर्ड क्लियर हो गया होगा। सब लोग इसको जल्दी से नोट कर लें, अच्छे से नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं जब जब एनटीएससी की क्लासेस लूंगा तो ये याद रखना, इस चैप्टर में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा, इस चैप्टर में एक्स्ट्रा चीजें मैं एनटीएससी की क्लास में बताऊंगा, बिकॉज ट्रेंड एनटीएससी का कहता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। साहिल अभी आएगा साहिल, अगला स्लाइड है साहिल, अगला स्लाइड है, ये स्लाइड लिख लो पहले तो आगे बढ़ेंगे। At least say yes if you have written. अब ये टाइप्स ऑफ मैग्नेट साहिल पूछ रहे थे, टाइप्स ऑफ मैग्नेट मतलब बेसिक रैंडम, हमारे जनरल यूज में मैग्नेट के टाइप्स कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे जल्दी से। शिखर राइटिंग, नोट इट डाउन। चलो अगला है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देखो मैग्नेट के बारे में हम ऐसा नहीं है कि पहली बार सुन रहे हैं, एक मैग्नेट में हम जानते हैं कि वी बेसिकली हैव टू मैग्नेट्स, टू पोल्स, टू मैग्नेटिक पोल्स, वन इज नॉर्थ पोल एंड अदर एंड इज साउथ पोल। क्लियर है, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। इस हिसाब से हमने बेसिकली दो तरह के स्टैंडर्ड मैग्नेट्स हम लोग यूज करते हैं, एक होता है बार मैग्नेट और दूसरा होता है हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, ये दोनों मैग्नेट बहुत फेमस है और बहुत जगह यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, इसको लिख ले काम आता है। हॉर्स शू मैग्नेट जो होता है मोटर वोटर में काम आ जाता है हमको, बार मैग्नेट जनरल जनरल बार मैग्नेट का यूज मैग्नेटिक कॉम्पास वगैरह बनाने में अपने को आ जाता है। ठीक है, जस्ट जस्ट टाइप्स ऑफ मैग्नेट में लिख ले, बार मैग्नेट और हॉर्स शू मैग्नेट, नथिंग टू राइट मच इन दिस, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जनरली शिखर जो मैग्नेट यूज होता है वो हॉर्स शू ही यूज होता है, जनरली 90% हॉर्स शू ही मैग्नेट यूज होता है। ठीक है, बट कॉम्पास में बार मैग्नेट यूज होता है। मिस्टी कोई पावरफुल, दोनों में से कोई भी हो सकता है, पावर ये पावर को नहीं, ये अरेंजमेंट के लिए है, ये पर्पस अलग अलग हमारा होता है, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग मैग्नेट यूज करते हैं। कभी कभी हमको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ रखना होता है तो हम नॉर्थ साउथ वाले ऐसे रख देते हैं ताकि उसके अंदर फील्ड, नॉर्थ और साउथ के बीच में फील्ड होता है और उसमें किसी भी बॉडी को हम रख सकते हैं। ठीक है, साहिल ने पूछा सर हॉर्स शू नेम क्यों है। हॉर्स शू जल्दी घोड़े की नाल होती है, देखोगे अगर घोड़े का जो पैर होता है ना वो कुछ इसी तरह का होता है, हॉर्स का जो पीछे से बैक बैक शू, पैर का जो बैक पोर्शन होता है वो कुछ इसी शेप का होता है, इसलिए इसको हॉर्स शू मैग्नेट नाम दिया है। आई होप सबने इसको लिख लिया होगा और सब कलर वलर यूज करके फोटो नहीं बना रहे होंगे, इट्स नथिंग टू यूज। हम लोग आते हैं की पॉइंट्स। तो मेरा एक सीधा सवाल आप लोगों से कि मान लीजिए कि मैंने आपको एक बार मैग्नेट दे दिया और आपसे पूछा बताओ कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल साउथ है, तो कैसे बताओगे?
एक सिंपल सी बात है, हाउ विल यू टेल कि एक मैग्नेट का कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल साउथ है? बोलिए, कोई बता सकता है? एनीवन? रिया नहीं, दूसरा मैग्नेट नहीं मिलेगा। रिया, रिया कॉम्पास भी नहीं मिलेगा हमें, ना ना मैग्नेट मिलेगा ना कॉम्पास मिलेगा। आप बताओ। शिखर, आपका पॉइंट सही है, बट देखते हैं कैसे करते हैं। शिखर कैसे करते हैं? अंकित सही कह रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं बार मैग्नेट ले लूंगा। मैं एक बार मैग्नेट ले लूंगा, ठीक है। मैं एक बार मैग्नेट ले लूंगा और बार मैग्नेट को क्या करूंगा कि एक रस्सी से इसको सीधा सीधा हैंग कर दूंगा, इसको सीधा सीधा हैंग कर दूंगा इसको, ठीक है। एक रस्सी से सीधा सीधा हैंग कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही शुभम, हैंग हैंग कर दिया। अब जब हैंग करेंगे तो ये मैग्नेट क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये जो मैग्नेट को हमने क्या कर दिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया। हमने हमने रस्सी से क्या कर दिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया। जब फ्रीली हमने सस्पेंड किया तो इस तरीके से तो हमने क्या देखा, ये मैग्नेट अपने आप एक डायरेक्शन में अलाइंड होने लगा। मैग्नेट क्या होता है, अपने आप एक डायरेक्शन में अलाइन होने लगता है। द ends of a freely suspended magnet is aligned itself, और वो जिस डायरेक्शन में अलाइन होता है इसी को डायरेक्शन कहते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। या उल्टा कह सकते हैं हम कि मैग्नेट जो होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ही अलाइन होगा। क्लियर है? मैग्नेट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाएगा। पहला पार्ट। अब हमने क्या देखा कि जो मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ की तरफ अलाइन हो रहा है, मैग्नेट का मान लेते हैं कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, मान लेते हैं ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, तो मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ की तरफ अलाइंड होगा, मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ की तरफ अलाइंड होगा विल बी टर्म्ड एज नॉर्थ पोल, और मैग्नेट का जो एंड साउथ की तरफ अलाइंड होगा उसको कहेंगे साउथ पोल। इज इट क्लियर? क्या साहिल, यही तो हमारा सबसे मेन मेन सवाल है, यही तो हमारा मेन सवाल है, क्यों हुआ। लेकिन क्या समझ में आया क्या कि कैसे चेक करेंगे? पहला स्टेप है कैसे, क्यों एग्जाम में नहीं आएगा, क्यों तो मैं बताऊंगा लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। हमने क्या बोला, एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट में नहीं जाएगा दीदी, नॉर्थ साउथ में हमेशा अलाइन होगा। और जो एंड नॉर्थ की तरफ होगा उसको नॉर्थ पोल कहेंगे, जो एंड साउथ की तरफ होगा उसको कहेंगे साउथ पोल। क्लियर है? एक सवाल बहुत वाजिब है, एक सवाल बहुत वाजिब है आप लोगों का, क्यों, वाई ओनली इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इस पे हम लोग अलग से बात करते हैं हम लोग। तो क्या होता है, थोड़ा अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं हम, अर्थ को। रीजन अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, रीजन जो है ये दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा, रीजन को एक्स्ट्रा में नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मैं समझा देता हूं पहले, द एंड विच पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, वेयर एज एंड विच पॉइंट टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ पोल। क्लियर है? तो समझते हैं, थोड़ा अर्थ के प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा अर्थ, और अर्थ के बारे में अगर हम सीधे सीधे बोले तो रिया ने बिल्कुल सही कहा, अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट। अर्थ क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट होता है। और मैं ये मैग्नेट कैसे काम करता है इसको लेके आप लोगों को एक मूवी दिखाऊंगा। उस मूवी का नाम है द कोर। अगले बार जब हम आएंगे, ऑफलाइन में आएंगे, तो आप लोगों को एक बड़ी बड़ी बहुत ही काफी बढ़िया मूवी सेंटर पे दिखाऊंगा, वो है द कोर, ठीक है। बिल्कुल इसी साइंस फिक्शन पे बेस्ड मूवी है, इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। क्लियर? खैर उसके बारे में बाद हम लोग सेंटर खोलने में बात करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास अर्थ है, और अर्थ इज सिंपली अ लार्ज मैग्नेट, अर्थ एक लार्ज मैग्नेट है। अच्छा, कोई अगर मैग्नेट होगा तो मैग्नेट के पास पोल्स भी होंगे, मैग्नेट के पास अपने पोल्स भी होंगे। देखते हैं कैसे होता है। तो जो अर्थ होता है, हमने देखा अर्थ होता है, अर्थ का ये अपना एक्सिस होता है, सो कहते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस।
जियोग्राफिकल एक्सिस। और आप भी जानते हो जियोग्राफिकल एक्सिस में क्या होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। जियोग्राफिकल एक्सिस बना दिया हमने। हमने देखा कि अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेट का, यहां पे हमें मिला अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ, और यहां मिला हमें मैग्नेटिक साउथ। क्लियर है? यह है मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल। क्लियर? अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ में, अर्थ का जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल मिला वो साउथ पोल के पास मिला, और मैग्नेट का जो साउथ पोल मिला वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ मिला। इज इट क्लियर क्या? तो नॉर्थ के पास मैग्नेट का साउथ, और साउथ के पास मैग्नेट का नॉर्थ। क्लियर है? तो ये जनरली हमने देखा, इसको कनेक्ट किया हमने, इसको कनेक्ट किया तो क्या देखा हमने, ये लगभग 11 डिग्री टिल्टेड है, 11 डिग्री टिल्टेड होता है ऐसे। खैर ये नहीं जाने की जरूरत, ये हमने एक्सपेरिमेंटली अदिति फाइंड आउट किया, कि कहां पे कौन सा। देखो पोल का मतलब क्या होता है समझो, पोल का मतलब होता है जहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत स्ट्रांग हो। तो हमने इन दोनों पॉइंट को निकाल लिया, कौन कौन सा स्ट्रांग है और कहां पे मैग्नेटिक पोल्स है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई मैग्नेट है, तो वो अर्थ के मैग्नेट से इंफ्लुएंस होगा। हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, और हमारे मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो क्या हमारा नॉर्थ के साउथ की तरफ नहीं हो गया? बोलिए। हमारा नॉर्थ पोल मैग्नेट के साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, हमारे मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो क्या अपने आप पे नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो जाएगा कि एक्चुअल नॉर्थ साउथ के डिफरेंस में के डायरेक्शन में? बोलिए। कितने लोगों को यह बात समझ में आई कि अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हम आराम से नॉर्थ और साउथ पोल किसी भी बार मैग्नेट का डिफाइन कर सकते हैं? साहिल नहीं समझ में आया? साहिल मैं थोड़ा अनम्यूट करूंगा आपको, देखते हैं क्या बात कर सकते हैं। यस साहिल गो अहेड। कहां तक समझ, क्या आपने क्या समझा अभी तक? सर हम ये समझे कि सर नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो ग्राफिकल एरिया है सर, उसके आगे समझ नहीं है। तो पहले अर्थ का भूल जाओ, मैग्नेट है अर्थ, ठीक है? अर्थ का तो एक नॉर्थ पोल होता है ना, ऊपर कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल हमारा है आर्कटिक, और नीचे अंटार्कटिक है, साउथ पोल है ना। तो हमारा अर्थ का एक अपना नॉर्थ एंड साउथ पोल है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करता है, मानते हो? अर्थ का तो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ है। हमने देखा कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अर्थ भी एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट होगा तो नॉर्थ पोल साउथ पोल उसका भी होगा, मैग्नेट का भी होगा। यस सर। हमने क्या देखा कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, अर्थ के मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ के पास है। दिख रहा है क्या? कौन सा? अगर आप गौर से देखें, अर्थ जो हमारा अर्थ है उसके मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो कहां पे है? कुछ यहाँ पे है। मैं राउंड कर रहा हूँ, समझ में आएगा साहिल? यस सर। और जो अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है वो किसके पास है? नॉर्थ पे। अर्थ के पास। तो ये उल्टा हो गया ना। तो yes, आप बताओ कि मान लो आप एक मैग्नेट को रखोगे, तो आपका मैग्नेट अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल से थोड़े मतलब रखेगा, तो मैग्नेट के नॉर्थ साउथ को देखेगा ना। यस सर। तो हमारा जो नॉर्थ पोल होगा वो मैग्नेट के साउथ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा। यस सर। हमारा जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ जो होगा वो मैग्नेट के साउथ, तो मैग्नेट के साउथ की तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ जाएगा। यस सर। और हमारे मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा। हमारे बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ की तरफ अलाइन हो जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है ना? यस सर। यस सर। तो मिला जुला के क्या ऐसा नहीं कह सकते हो कि नॉर्थ की तरफ नॉर्थ, साउथ की तरफ साउथ? अगर सर हम लोग नॉर्थ में होंगे तो, अगर हम लोग नॉर्थ साइड में होंगे तो सर कैसे होगा सर? नहीं, कहीं भी रहे हम, कहीं भी रहे, मैग्नेट तो हमारा कहीं भी तो नॉर्थ साउथ होता है ना। अगर आप yes, कहीं भी अर्थ में चले जाओ, अगर आप अर्थ में कहीं भी चले जाओ, नॉर्थ साउथ तो हर जगह होता है ना। बोलिए। यस सर। ठीक, चलिए। शिखर ने हैंड रेज किया था। ओके साहिल। शिखर सर, ये अर्थ वाली प्रॉपर्टी की वजह से मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ में अलाइनमेंट, बिल्कुल सही शिखर। बहुत क्लियर रीजन यही है कि अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से ये अलाइनमेंट होता है। तो क्या इसका एडिशनल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्यों होता है ये क्वेश्चन 2-2 मार्क्स में आते हैं ये क्वेश्चन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट? तो क्या कर देंगे, उसको हैंग कर देंगे, वो अपने आप नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल, साउथ की तरफ साउथ पोल।
Is it done? Apurva, is it clear? Shikhar, is it clear? थोड़ा टिल्टेड है शिखर, बिल्कुल सही, थोड़ा टिल्टेड है शिखर. अमृत एंडर्स, अंकित एंडर्स, अंकित गो अहेड, पूछिए. सर जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है सर वो साउथ की तरफ रहेगा, यानी कि सर जो हमारा नॉर्थ है सर तो वो तो एक्चुअल में साउथ में हो जाएगा सर मैग्नेट का. अच्छा, तुम कभी कभी कोई तुमसे पूछता है, तुमसे बोलता है कोई कि तुम जाओ मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ जाओ, वो तो अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए, जाने को कहेगा ना. तो मैग्नेट का नॉर्थ एक हिडन प्रॉपर्टी है अंदर की, वो आप देख नहीं रहे हो. आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका मैग्नेट नॉर्थ साउथ में क्यों अलाइन हुआ. आपके मैग्नेट के नॉर्थ पोल में ऐसी क्या टेंडेंसी है कि वो नॉर्थ की तरफ अलाइन हो गया, तो उधर मैग्नेट का साउथ है, अर्थ के मैग्नेट का. समझ में आ रहा है अंकित? अंकित बात समझ में आ रही है? यस सर. मैं कह रहा हूँ मेरे मैग्नेट का साउथ पोल नीचे की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, साउथ पोल की तरफ, क्योंकि इधर मेरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है. क्लियर है क्या? चलिए, अर्नव ने हैंड रेज किया. अर्नव गो अहेड. सर जैसे सर अभी आप बताए कि सर ज्योग्राफिकल जो सर पोल है सर वो अलग है और मैग्नेट का जो पोल है अलग है, बस उसको साइंटिस्ट लोग इस तरह से बना दिया है ना कि ज्योग्राफिकल पोल बिल्कुल अलग है और मैग्नेटिक पोल्स बिल्कुल अलग है. ज्योग्राफिकल पोल्स कैसे होता है ये भी समझो. ज्योग्राफिकल पोल्स होता है रोटेशन के हिसाब से, उसका कोई लेना देना मैग्नेट से ही नहीं. ज्योग्राफिकल पोल होता है कि किस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है, वो एक्सिस अर्थ के सरफेस को जहां जहां पास करेगा उसको पोल्स कहते हैं. ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ साउथ पोल. इज इट क्लियर? शिखर अगला, शिखर आप जो बोल रहे हो तीसरा पार्ट, आई होप सबने लिख लिया होगा इसको. आई जस्ट होप कि सबने इसको ठीक से लिख लिया होगा. हम लोग अब एक और की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. ये मुझे लगता है इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप जानते हो. यही बात शिखर कर भी रहे थे आप. लाइक पोल्स रिपेल और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो. इफ टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड together with similar poles towards each other, then they repel each other. Whereas if two different poles are towards each other, then they attract each other. मतलब सेम पोल्स रिपेल करेंगे और डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे. साइल इसमें कूलम्स लॉ नहीं कहते, साइल इसको कूलम्स लॉ नहीं कहते हैं. कूलम्स लॉ चार्ज के लिए होता है, मैग्नेट के लिए नहीं होता है. क्या सबको इतना पॉइंट क्लियर है? कुछ नहीं, बस आपको ये स्टेटमेंट लिख लो, फिगर विगर बनाने की जरूरत नहीं है. एक आध फिगर अगर बनाना चाहते हो बना लेना खुद से. नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, साउथ साउथ को रिपेल कर रहा है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट. जल्दी लिख लो, से यस इफ इट इज, देन वी कैन मूव अहेड. मैं बहुत ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि ये चीज आप जानते हो पहले से. डन, वेरी गुड. हो गया?
अदिति इसका रीजन हम लोग पढ़ेंगे आगे, हमारे टॉपिक्स हैं इसके रिगार्डिंग, काफी सारे टॉपिक्स हैं। मोटर में यूज होता है, क्यों यूज होता है, मोटर में कैसे यूज होता है, इवन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ा, सफिशिएंट ऑर्डर पढ़ना है। चलिए दो छोटे छोटे टॉपिक समझ लेते हैं, इसके बारे में हमारा पूरा आगे तो हमें पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे वो नहीं लिखिएगा, मैं सिंपल डेफिनेशन लिखवाऊंगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया तो हमारे पास मान लीजिए एक मैग्नेट है और मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और मैग्नेट का साउथ पोल दिया हुआ है। बाहर मैग्नेट ले लिया हमने। अब मान लीजिए कि इसके आसपास के रीजन में कोई भी अगर हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल लेके आए, आयरन लेके आए, कोबाल्ट लेके आए, निकल लेके आए, कुछ भी लेके आए, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्लियर है? इस पूरे रीजन में हमने क्या देखा कि ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इस पूरे रीजन को, जितने एक मैग्नेट के अराउंड जितने रीजन में वो दूसरे मटेरियल्स पे फोर्स लगाएगा, उस पूरे रीजन को हम कह देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड का अगर सिंपल डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो लिखते हैं द space around a magnet, the space around a magnet in which magnetic forces are experienced is said to be magnetic field। यही होता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक मैग्नेट के आसपास का वो सारा स्पेस, जिस स्पेस में, जिस रीजन में हम अगर कोई दूसरा बॉडी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? क्या उस पूरे स्पेस को क्या कह सकते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड। कैसा होता है इस पे बात नहीं कर रहे, बस क्या होता है उस पे बात कर रहे हैं। एक मैग्नेट के अराउंड का पूरा स्पेस जिसमें मैग्नेटिक फोर्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इज सेड टू बी मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? जल्दी लिखें इसको, मैग्नेटिक फील्ड। शिखर बिल्कुल एप्लीकेबल होता है, क्या बात कर रहे हो? ऊपर लिखे हैं उसका मतलब, देखो ऊपर भी वही लिखे हैं, थोड़ा लैंग्वेज बहुत टफ है इसलिए उसको लिखवाया नहीं। देखो मैं समझा देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इज अ फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ अ मैग्नेट। विसिनिटी का मतलब अराउंड, विसिनिटी का मतलब अराउंड मैग्नेट, अराउंड अ मैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट, बाद में आप पढ़ोगे करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो आगे जाके पढ़ोगे। in which magnetic forces are observable। क्लियर? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अगले क्लास में पढ़ना होता है, 12th में पढ़ना होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स सिर्फ मैग्नेट नहीं होता है, साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट भी होता है और साथ साथ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। ठीक है, इसको लिख ले एडिशनल पॉइंट के तौर पे, बट इट्स नॉट नेसेसरी। मैग्नेटिक फील्ड इज अ फील्ड इन द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट or changing electric field in which magnetic forces can be experienced। yes, I think मेरी आवाज क्लियर है यश, बाकी लोगों को तो दिक्कत नहीं हो रही है।
जल्दी सब लोग मैग्नेटिक फील्ड लिख लें। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे जो पूरे इस चैप्टर को हमारे स्टार्ट करेगा। उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे पूरा का पूरा चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। जल्दी। मिस्ट्री ने कहा सर ये स्पेस कैसे होता है? एक मैग्नेट के आसपास की जगह को कह रहे हैं, मैग्नेट के आसपास के रीजन को कह रहे हैं मिस्ट्री, तो स्पेस अलग चीज नहीं है कोई। ठीक है, जल्दी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक पे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगला टॉपिक पे आते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में समझने की। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों डेफिनेशन एग्जाम में आ सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक मैग्नेट है, हमारे पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के पास अपना नॉर्थ पोल है और साउथ पोल। ठीक, मैग्नेट है हमारे पास। अब हम इतना जानते हैं कि इस मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, बट क्या मैग्नेटिक फोर्स हर जगह सेम होगा? क्या हर जगह अगर मैं मेजर करूं P पे, अगर मैं मेजर करूं Q पे, अगर मैं मेजर करूं R पे, तो हर जगह सेम होगा क्या? नहीं। हर जगह उस मैग्नेटिक फील्ड का अगर स्ट्रेंथ देखोगे, अगर उस मैग्नेटिक इफेक्ट को देखोगे, तो कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होता है और कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता है। तो ज्यादा और कम को मेजर करने के लिए कोई तो क्वांटिटी होनी चाहिए, कोई चीज को कंपेयर करने के लिए कोई तो क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं ज्यादा चार्ज है कम चार्ज है, तो चार्ज तो बताना पड़ेगा ना कितना होता है। तो इसी को क्वांटिटी के टर्म में समझने के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी, नाम से समझ में आ रहा है, ये किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करना चाह रहा है। शिखर बिल्कुल सही है। तो देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रेफर्स टू अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी that is used as one of the basic measures of intensity of magnetic field। यानी एक ऐसा क्वांटिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को मेजर करता है, कहां कम है कहां ज्यादा है, इसको मेजर करता है। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब पहला क्या बोला, उस पूरे स्पेस को फील्ड कहते हैं, और एक एक पॉइंट पे उस मैग्नेटिक इफेक्ट को मेजर करने के लिए हमने टर्म क्या डिफाइन किया है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। क्लियर है? याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। आजकल बहुत बार नाम टेस्ला का सुनते होगे आप लोग, बहुत टेस्ला का नाम सुनते हो। अमन देखो, अमन ने पूछा सर व्हाई डू वी कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड? अमन, क्या हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि कहां पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा, कहां मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा? दो चार्ज के बीच फोर्स कैसे लगता है वो हमने जानना था, तो दो मैग्नेट के बीच कैसे फोर्स लगेगा ये भी तो जानना चाहिए अपने को। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इसका यूनिट टेस्ला होता है, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत फेमस क्वांटिटी है, इसको हमेशा बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? इसका एक और यूनिट आपको याद रखना होता है, सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में एक और यूनिट होता है, गॉस। सब एडिशनल क्वेश्चन जो बता रहा हूं, एडिशनल चीजें, ये गॉस वाला चीज, ये अगेन एनटीएससी के लिए, एनटीएससी में आ चुका है क्वेश्चन है ये। गॉस आपका कोई डेफिनेशन हो साहिल? मेरा डेफिनेशन साहिल, क्या कहना चाहते हो? ठीक है, याद रखिएगा दो यूनिट होते हैं, एक होता है गॉस, दूसरा यूनिट होता है टेस्ला। एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है।
क्या आप इसका डेफिनेशन मैं अपने शब्दों में अगर लिखना चाहूं इसका तो कह सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस एडिशनल लिखवा दे रहा हूं, is termed as magnetic field intensity, magnetic field intensity। बोलिए, क्लियर है? बिल्कुल। टेस्ला जो है एसआई यूनिट, याद रखिएगा, एसआई यूनिट जो है वो टेस्ला है, एसआई यूनिट जो है वो टेस्ला है। ये एसआई यूनिट को हम लोग एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्लियर है? याद रखिएगा, एसआई यूनिट किसी की भी बात करते हैं तो हम लोग एमकेएस सिस्टम में लिखते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, फील्ड और उसका इंटेंसिटी। क्लियर है? या गॉस लॉ बहुत आगे की चीज है, अभी आपको जरूरत नहीं है गॉस लॉ की। अगर 1% भी रेलेवेंट होता तो मैं बता देता। बट मैं आपको गॉस लॉ एक जगह पे यूज होता है मैग्नेटिज्म में, मैं वहां पे इसको यूज करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, एक लाइन में यूज करूंगा, ऐसा कि आप समझ सको। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताऊंगा रिया, तो वहां पे एक गॉस लॉ टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा। अमन, मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी है, जैसे फोर्स को एफ लिखते हो, ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते, इंटेंसिटी को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। क्लियर है? जल्दी से ये पढ़ोगे तभी हम अपने आज की सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे पढ़ेंगे, बात करेंगे। या अभी तक जो मैंने आपको दिया वो सिर्फ बेसिक दिया है, जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए प्री रिक्वायरमेंट है। ये बुक, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है डिफरेंट पॉइंट पे, लेकिन इतना पढ़ के ही हम आगे इस टॉपिक में बढ़ सकते हैं। शिखर, इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूला आपको पढ़ना ही नहीं है, होता है 12th में पढ़ना होता है, लेकिन आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग लिखा है, फिर से हेडिंग डाला है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आप बोलोगे सर इतना देर क्या कर रहे थे, फिर आप पूछोगे ना कि फिर इतना देर क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अभी क्यों लिखा? मैं आपको रिलेट करना चाहता हूं, मिस्ट्री फार्मूला यूज फॉर, सर फार्मूला यूज फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मिस्ट्री फार्मूला यूज फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको डिफरेंट सिस्टम्स के लिए हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिलेबस में हम आगे बढ़ेंगे तो हमको डिफरेंट सिस्टम मिलेगा जिसका हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इतना छोड़ो, आप खुद अभी 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आप खुद निकाल लोगे। लेट्स वेट फॉर 10 मिनट्स। शिखर नेटवर्क इशू होगा। चलिए, मैं आता हूँ टॉपिक पे स्टिक करता हूँ, अगले 10 मिनट में टॉपिक पे स्टिक करूंगा, समझ जाओगे पूरा, तो अपने आप सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की हम बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की जब हम बात करते हैं तो क्यों यहाँ पे क्यों लाया हम इसको, तो याद करो, इसके पहले आप एक चीज और पढ़ रहे थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बोलो, टॉपिक याद है क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, लिखना नहीं है चीज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी टॉपिक पढ़ा था ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो उस लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिसिटी के आपने क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग वायर हीट प्रोड्यूस कर सकता है। सीधा हिसाब था कि एक करंट जो होता है, करंट से हम लोग हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट था, जूल ने किया ये। जूल ने बोला कि एक करंट कैरिंग वायर से आप हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। लेकिन इसके बाद इससे भी बड़ी एक डिस्कवरी हुई कि एक करंट कैरिंग वायर से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक करंट कैरिंग वायर से हम मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिस्कवरी था, और ये डिस्कवरी किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था ऑरेस्टेड।
ऑयस्टेड ने बड़ा सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश की। हम लोग 5 एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट की 3 बड़ी चीजें होती हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंट का नाम, क्या कर रहे हैं, दूसरा ऑब्जर्वेशन, और तीसरा कंक्लूजन। तो हर एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन लिखेंगे। याद रखिएगा, फिगर आप एक ही बार बनाइएगा, सारे में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? देखते हैं। तो इसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को समझने की कोशिश करते हैं। जब ऑयस्टेड ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, इस एक्सपेरिमेंट तक हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं थे कि करंट का मैग्नेटिज्म से कोई लेना देना है। कोई सबूत नहीं था हमारे पास। बिल्कुल शिखर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है, ये समझेंगे इस एक्सपेरिमेंट से। तो पहला एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, ऑयस्टेड ने एक सर्किट बना दिया। सर्किट के आप पार्ट सब जानते हो, सर्किट में क्या क्या होता है। मेन पार्ट सर्किट में पहला होता है बैटरी, भाई सोर्स तो चाहिए। अगला क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। पहले समझो इसको, रेजिस्टेंस लगा दिया। अगला क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा ना, करंट पास हो रहा है कि नहीं, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और बगल में ना एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया, क्लियर? मैग्नेटिक कंपास क्यों? क्योंकि कुछ भी मैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर? तो हमने रख दिया इतनी चीजें। अब हमने क्या किया कि पहला एक्सपेरिमेंट लिया जो स्विच ऑफ है। स्विच क्या है मेरा, स्विच इज ऑफ। पहला एक्सपेरिमेंट 1 का नेम है स्विच इज ऑफ। जब स्विच ऑफ था तो हमने क्या देखा, स्विच ऑफ है तो करंट क्या रहेगा सर्किट में, 0। स्विच ही ऑफ रखा है तो करंट क्या होगा, 0। जब कोई करंट पास नहीं कर रहा है, जब इस वायर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो ऑयस्टेड ने देखा कि अच्छा करंट पास नहीं कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन भी ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो ऑयस्टेड ने ऑब्जर्व क्या किया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला। करंट स्विच ऑफ था तो कोई करंट पास नहीं किया। तो कंक्लूजन क्या हुआ, एज नो करंट पासेस थ्रू द सर्किट, मैग्नेटिक कंपास शोज नो डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक कंपास ने क्या शो किया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो किया। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है वहां पे, 0। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये पहला एक्सपेरिमेंट क्लियर है? क्या कोई करंट ही नहीं दिया, खाली सर्किट बनाया है। एटलीस्ट चेक करना पड़ेगा ना कि बिना करंट का भी कुछ हो रहा है क्या। तो बिना करंट का हमने देखा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो हमने मान लिया कि करंट पास नहीं कर रहा है, तो कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि फील्ड क्या है, 0 है। इज दिस क्लियर? ये पहला एक्सपेरिमेंट है। आप 3 पार्ट में लिखेंगे इसको, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और अगला होगा कंक्लूजन। यही 3 पार्ट हमारे एक्सपेरिमेंट के होंगे। आप 3 चीजें लिखते चलना है सर। ठीक है, अमन ने बोला सर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 0। बिल्कुल सही। और स्ट्रेंथ मत बोलो अमन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 0 है। इज दिस क्लियर? क्या पहला एक्सपेरिमेंट क्लियर है? लिख लो जल्दी से, आप लिख ले एक बार, पहला वाला अच्छे से लिख लें, आगे वाले में दम नहीं है। और लिख लो तो एटलीस्ट से यस की रिटर्न। नहीं, बिल्कुल गलत। शिखर, मैग्नेट बैटरी के बगल में जो है ये स्विच है, करंट कैरिंग वायर ये है। मान लो ये मैं वायर मान लेता हूँ PQ, मैं इस वायर के बगल में देख रहा हूँ, यहाँ पे फील्ड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कंपास के पास, मैग्नेटिक कंपास के पास निकालने की कोशिश कर रहा हूँ।
बैटरी के बगल में स्विच है, साहिल स्विच है, स्विच ऑफ है। नैन्सी ने लिख लिया, बाकी लोग बताइए। आगे बढ़े। सिर्फ 4-5 लोगों ने कहा यस। अंकित B इक्वल्स 0 का मतलब फील्ड 0 है। अंकित थोड़ी देर पहले हमने B के बारे में बात किया था, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बात किए थे। अंकित B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ थोड़ी देर पहले बात किया था हमने। तो B क्या है? 0 है, मतलब फील्ड भी क्या है? 0 है। चलो आगे बढ़ो, एक्सपेरिमेंट 2 की तरफ बढ़ते हैं। मिस हुआ है उनको, स्लाइड तुरंत अपलोड हो जाएगा, वो देख लेंगे। अगला एक्सपेरिमेंट क्या है? अब स्विच को ना ऑन कर दिया, व्हेन स्विच इज टर्न्ड ऑन, स्विच को ऑन किया, दो के लगा हुआ है, मतलब स्विच ऑन। ये क्या है? स्विच है, स्विच ऑन। स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन किया तो करंट फ्लो करने लगेगा वायर में। बड़ी सिंपल सी बात है, करंट क्या करने लगेगा? फ्लो करने लगेगा। अब ये जो PQ वायर था, इसके बीच में करंट तो क्या करने लगा? फ्लो करने लगा। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो हमने क्या देखा? हमारा ये कॉम्पास में डिफ्लेक्शन मिला, डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व इन मैग्नेटिक कंपास। तो ऑरेस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट क्या ऑब्जर्व किया? ऑरेस्टेड ने ऑब्जर्व किया कि अच्छा, तो जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो करना शुरू हुआ, वैसे ही कंपास ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। इससे बहुत बड़ी चीज स्टेब्लिश हो गई। इससे स्टेब्लिश हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे स्टेब्लिश हुआ कि एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी है। इज इट क्लियर? क्या तो कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या कह सकते हैं? एज करंट पासेस थ्रू द सर्किट, मैग्नेटिक कंपास शो डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक कंपास ने क्या शो किया? डिफ्लेक्शन। इसका मतलब कंक्लूजन यही था कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 नहीं है। अब इस केस में फील्ड स्ट्रेंथ 0 है क्या? मैं तो इसको एक बड़ी डिस्कवरी मानता हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसने स्टैब्लिश कर दिया, स्टैब्लिश इसी एक्सपेरिमेंट ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसी एक्सपेरिमेंट ने हमारे इस चैप्टर का बेस तैयार किया है। बोलिए क्लियर है क्या? कि एक करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। क्या, कैसे, सब आगे बात करेंगे। जल्दी लिखें इसको, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन। फिगर बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अदिति उसके चांसेस होते हैं, लेकिन हम अट्रैक्ट नहीं होंगे। हम हाईली डायमैग्नेटिक बॉडीज हैं। अमन ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल डाला है। अमन के स्टेटमेंट को मैं पढ़ रहा हूं। अमन ने सवाल पूछा है, क्या कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा क्या? सवाल आप सबसे, से यस और नो, क्या कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा? यस हो तो ए बताओ, नो हो तो बी बताओ। पोल लॉन्च कर रहा हूं। अमन ने सवाल पूछा, यस तो ए, नो तो बी। अमन ने बोला है एनी चार्ज पार्टिकल कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अमन, आपके सवाल को मैंने पोल में डाला है, 16 रिस्पॉन्स आ चुके हैं, एंड वेरी वाइड स्प्रेड रिस्पॉन्स। 17 और लोग, 18। चलो मैं आपके पोल के रिप्लाई दिखा देता हूं। जो सवाल पूछे अमन ने, अमन 11 लोगों ने कहा कि हाँ कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस कर देगा।
8 लोगों ने कहा नहीं। करेक्ट आंसर इज नहीं, कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं करेगा। जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तभी प्रोड्यूस करेगा। बोलिए क्लियर है क्या? अमन, अमन, इज इट क्लियर टू यू? तो क्या अमन आपको ये बात समझ में आया कि एटम में कैसे प्रोड्यूस होता था? क्या अब आप लोग मेरे उस बात को समझ सकते हो जो मैंने एक्स्ट्रा में पढ़ाया था आपको, कि कैसे एटम के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं, फील्ड क्रिएट होते हैं? दैट्स इट। एनी चार्ज पार्टिकल इन मोशन कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, नॉट एनी चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब ना मैंने लिखा है कि यहाँ पे क्या आपका मैग्नेटिक इफेक्ट 0 है क्या इस केस में? अगर कंपास ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया तो क्या हम नहीं कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0? बोलिए अर्णव, अर्णव इज इट क्लियर? नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। चलो अब हम लोग तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब ऑरस्टेड ने सोचा कि चलो कुछ तूफानी करते हैं। ही वाज स्टार, नाउ ही हैज बिकम स्टार। उन्होंने डिस्कवरी कर दी, उन्होंने सोचा कि थोड़ा और कुछ तूफानी करते हैं। उन्होंने क्या किया, करंट को इंक्रीज करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा चलो करंट को इंक्रीज करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या होता है कंपास के अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि करंट को इंक्रीज किया इन द इलेक्ट्रिक सर्किट में, करंट को इंक्रीज किया। कैसे किया वो अलग बात है, ये रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो करंट बढ़ नहीं जाएगा क्या? तो उन्होंने अपना करंट को इंक्रीज किया। हमको इससे मतलब करंट इंक्रीज हुआ। अगर करंट इंक्रीज हुआ, अगर करंट इंक्रीज हुआ, करंट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। आई जो करंट पास कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जब करंट इंक्रीज हुआ तो हमने अचानक देखा कि हमारा डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज कर गया है। हमारा डिफ्लेक्शन जो हमने ऑब्जर्व किया कंपास में वो भी इंक्रीज कर गया। तो क्या ये कुछ सिग्नल नहीं देता है कि अगर आपका सिंपल सा सिग्नल देता है कि अगर आपका करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और डिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो हमारा फील्ड भी बढ़ेगा। तो क्या मैं बड़े सिंपल शब्दों में नहीं कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा? जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगा। डू यू अग्री विद दिस? क्या अगर मैं ये कह दूं कि अब मेरा जो फील्ड है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, यहाँ पर बी इंक्रीज कर गया, तो बी अगर इंक्रीज कर गया करंट के इंक्रीज करने की वजह से, तो क्या हम कंक्लूजन में ये नहीं लिख सकते हैं कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट? कंक्लूजन के लास्ट टाइम में यही लिखा हुआ है छोटे में। क्या आप लोग, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव हो रहा है कि जो बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कर दो, हम अभी तक समझ चुके हैं करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसमें सवाल नहीं है अपना। अब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही करंट का स्ट्रेंथ होगा, उतना ही ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या ये क्लियर है सबको? डू यू ऑल अग्री विद दिस? अदिति, अगेन मैं कैलकुलेशन की तरफ पहुंचूंगा। आप कैलकुलेट करना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं एंड में फॉर्मूला बताऊंगा। लेकिन फॉर्मूला भी तो कहीं से आया होगा, फॉर्मूला भी तो आएगा। अभी फॉर्मूला तो इतना ही आया है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो करंट पे डिपेंड करता है, करंट के स्ट्रेंथ पे। करंट बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अपूर्वा, ये मैं इतना एग्री नहीं करता हूं इससे, मैं इससे एग्री इतना नहीं करता। आपने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मोशन को इससे मिला दिया, ये दोनों अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करना ये बिल्कुल अलग चीज है एज कंपेयर टू सर्किट में करंट फ्लो करना, ठीक है। एक मैग्नेटिक मोमेंट कब क्रिएट होता है, जब एक एटम के अंदर एक चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, क्लोज पाथ पे, उसको मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं।
यहाँ पे तो सर्किट में एक चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। चलिए लिख लिया क्या? अगला पॉइंट समझते हैं। आज हम लोग काफी खींच दिए क्लास, ठीक है? आपके डाउट सब चैट पे मुझे भेज देना। चौथा एक्सपेरिमेंट, अब हमने क्या किया, ऑर्स्टेड ने क्या किया कि डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया। करंट के डायरेक्शन को जैसे ही रिवर्स किया हमने, बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? अब उल्टा हो गया। तो करंट का डायरेक्शन जैसे ही हमने रिवर्स किया, वैसे ही हमने देखा डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। इसका मतलब करंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ करंट के स्ट्रेंथ नहीं, करंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा जो हमारा फील्ड प्रोड्यूस होगा। इज इट क्लियर? क्या ये जो करंट की वजह से फील्ड प्रोड्यूस को हो रहा है, वो करंट के स्ट्रेंथ नहीं, करंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? As current passes through the electric circuit reversed, deflection also reversed, hence magnetic field depends on direction of current। बस इतना ही है कंक्लूजन इसका, देखो इतना ही है, बस लास्ट लाइन ही है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। ये तो ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट ही रिपीटेड है। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, इतना ही कंक्लूजन है। क्या ये क्लियर है? एक्सपेरिमेंट 4 लिखें, ऑब्जर्वेशन लिखें, और एक लाइन में कंक्लूजन लिखते हैं, लास्ट वाला लाइन। बस पूरा कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस इसमें आप बस हेंस से लिख दें, हेंस से लिख दें और एंड कर दे करंट, इतना ही कंक्लूजन है। इज इट क्लियर? अमन, ये बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट है, हमें इस तरह से कहना ठीक नहीं है। फिजिक्स में कभी कभी हमें स्टेटमेंट जो बोलते हैं उसका साइंटिफिक मीनिंग समझना, साइंटिफिक मीनिंग हमें गलत जा सकते हैं, ठीक है? चलो अब आखिरी जो आप लोग के दिमाग में भी था, हमने क्या किया कि मैग्नेटिक कंपास को दूर किया। मैग्नेटिक कंपास को हमने दूर कर दिया, करंट चेंज नहीं किया, मैग्नेटिक कंपास को ही दूर कर दिया हमने। When magnetic compass is moved away from the circuit, जब हमने मैग्नेटिक कंपास को दूर किया, अगर हमने मैग्नेटिक कंपास को दूर किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? डिफ्लेक्शन कम हो गया। यानी एक करंट कैरिंग वायर से जितना दूर जाएंगे डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा? डिक्रीजेस। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो वायर के जितना क्लोज रहेंगे उतना ही स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, जितना दूर जाएंगे फील्ड उतना ही वीक हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्या एक मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख देता हूं यहां पे, एक्स्ट्रा पॉइंट, मैथमेटिकल रिलेशन, ठीक है? ये एक्स्ट्रा है, ये बोर्ड्स के लिए नहीं है, एक्स्ट्रा मैं देता हूं। याद रखिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है एक वायर से, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। साहिल, हमने करंट के साथ चेंज नहीं किया, हमने यहां पे डिस्टेंस चेंज किया है। साहिल अनम्यूट कर रहा हूं, साहिल बोलिए। याद रखिए, इसका कंक्लूजन सिर्फ हेंस से लिखिए, हेंस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्लियर है? पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसका मैथमेटिकल पार्ट है। तो मैं आपको थोड़ा एडिशनल और बता देता हूं। अभी तक आप क्या, मैं ऑर्स्टेड ने डिराइव किया, ऑर्स्टेड ने 2 चीजें डिराइव की।
और स्टूडेंट ने एक बोला बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और दूसरा बोला बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसी से मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया दी थी जो आप पूछ रहे थे, सर मैथमेटिकली क्या होगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर स्क्वायर, हेंस बी गेट्स इक्वल्स टू के टाइम्स, के कोई कांस्टेंट है, के आई बाई आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? ये है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको दिमाग नहीं लगाते, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जितना करंट बढ़ेगा फील्ड उतना ही बढ़ेका। करंट का डायरेक्शन चेंज तो फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज। करंट से अगर दूर लेके जाएंगे तो फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्या ये पूरा टॉपिक आज का क्लियर है? आज हमने सिर्फ एक ही लाइन पढ़ाया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब एक करंट कैरिंग वायर कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या सबको ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया? That's it for today। आज के लिए इतना ही। अदिति आपका रिजल्ट नहीं आया, मैं रुक जाओ थोड़ा सा, मैं रिजल्ट बता देता हूँ। अदिति मैं रिजल्ट बता देता हूँ, जिसके इसके रिजल्ट्स के इश्यूज हैं, मैं रिजल्ट बता देता हूँ अभी, रुक जाओ, भागो नहीं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहा हूँ, बिल्कुल शिकायत जा सकते हो।